इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को ही उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। इतिहास को 3 भागों में, मतलब पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो हम पहला भाग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। क्यों किया है? ताकि हमें पढ़ने में समझने में आसानी आ सके, इसके लिए। तो सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ये तीनों का विभाजन जो किया गया है वो सिर्फ इस आधार पर किया गया है कि विकास की दर क्या थी और विकास कहां से शुरुआत हुई और कहां जाके अंत हुआ। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। अच्छा, इनका विभाजन किस आधार पर हुआ? भाई देखो, इनके यहाँ पे किसी में हमें लिखित साक्ष्य मिल गए, किसी में लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो स्रोतों के आधार पे हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया। मतलब भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया। प्राचीन इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो था ये कब से कब तक चला था? 25 लाख ईसा पूर्व से लेके, कब से? 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहा गया था? 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का काल कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सबसे पहले खोज की थी इसने रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। कब की थी? 1863 में। कब की थी? 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रागैतिहासिक काल की खोज की थी। इसकी खोज हमें कैसे पता चला? कई सारी चीजें, जैसे यहाँ पे 3 चीजें समझनी चाहिए आपको। जैसे प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनकी जानकारी हमें कैसे मिली? जानकारी की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित जानकारी हमारे पास नहीं थी। क्या नहीं थी? लिखित जानकारी हमारे पास नहीं थी। लिखित नहीं थी तो पढ़ा भी जा नहीं सकता था। मतलब अगर लिखा नहीं है तो हम उसे पढ़ेंगे कैसे? भाई मतलब तो यही होता है ना कि कोई चीज अगर लिखी हो तभी हम उसको पढ़ सकते हैं। यदि वो लिखी ना हो तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो फिर हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी आपको मिली कैसे? मिली सिर्फ हमें इस आधार पे कि कुछ हमें अवशेष मिले। क्या मिले? कुछ हमें अवशेष मिले। मतलब ये कि अवशेषों के आधार पे जितनी भी जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है प्रागैतिहासिक काल को लेकर, उनको हमने यहाँ पे संकलित किया गया है। दूसरा है आगैतिहासिक काल। आगैतिहासिक काल की भी एक घटना है। मतलब यहाँ पे लिखा तो गया है, क्या किया गया है? लिखा तो गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। लिख तो दिया उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिया, जो कुछ भी लिखना चाहते थे, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया। तो ये लिखा तो गया है लेकिन क्या ये आप पढ़ सकते हो इसको? इसका ज्ञान आपको नहीं है, आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो उनके द्वारा आगैतिहासिक काल में लोगों के द्वारा लिखा तो गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तीसरा काल आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल थोड़ा सा मॉडर्न जमाना बोल सकते हो आप, जिसके अंदर लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अगर लिखा हुआ है तो उनको हम पढ़ भी सकते हैं। क्या बोला मैंने कि प्राचीन भारत को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मैंने बताया इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। इसको हमने समझने के लिए देखा था कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, अवशेषों के आधार पर इसमें हमने क्या किया गया? संकलित किया गया है। इसका काल कब से कब तक चलता है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद आता है आगैतिहासिक काल। आगैतिहासिक काल के बारे में लिखित जानकारी तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। उन्होंने जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ नहीं सकते। किसके अंदर? आगैतिहासिक काल के। इसके बाद हम चले तो ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल के अंदर भी वही है कि लिखित है और पढ़ा भी जा सकता है। यहाँ पे जो जानकारी मिली है वो हमें लिखित आधार पर मिली है, आपको अवशेषों के आधार पे। ऐसे सभी प्रकार के हमने इसके अंदर देखा है। तो प्रागैतिहासिक काल को एक चीज याद रखना कि इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी 1863 में।
अब प्रागैतिहासिक काल के अंदर इसका काल चला 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। तो इसे जब हमने विभाजित किया, दो में विभाजित किया, पाषाण काल और ताम्र काल। कितने में किया? पाषाण काल में और ताम्र काल में। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का काल। क्या होता है? पत्थरों का काल। पाषाण काल का मतलब क्या है? पत्थरों का काल। वैसे ही ताम्र काल मतलब तांबे का काल। क्या है? तांबे का काल। समझने की बात यह है, प्रागैतिहासिक काल को मैंने दो भागों में विभाजित किया, पाषाण काल और ताम्र काल। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया, पाषाण काल और ताम्र काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब इस काल को बोला गया पत्थरों का काल। मतलब सबसे ज्यादा अधिक उपयोग में लाए जाने वाले औजार जो भी थे वो किसके बने हुए थे? पत्थरों के बने हुए थे। दूसरा काल था ताम्र काल। ताम्र काल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि तांबे का उपयोग किया हो गया। मतलब ताम्र काल के अंदर किसका उपयोग हो रहा था? तांबे का हो रहा था, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया ताम्र काल। अब बात करें इसकी अवधि की, तो पाषाण काल के अंदर, पाषाण काल के अंदर हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक चला। मतलब पाषाण काल और ताम्र काल इसी अवधि के बीच आए होंगे। तो पाषाण काल जब चला तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 25 लाख ईसा पूर्व से लेके कब तक चला? 2500 ईसा पूर्व तक। और उसी बीच में जो नई पीढ़ी विकसित हुई उसे रखा गया ताम्र काल के अंदर, जिसका काल चला 3000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक। कब तक चला? 3000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक चला तांबे का काल। अब पाषाण काल को समझने के लिए हमने पुरातत्व एक ही बात है, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 काल के अंदर, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब इसमें देखना, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर रहे थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण के अंदर। तो ये मानवों के विकास के आधार पर हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मानवों के विकास के आधार पर पाषाण काल का हम विभाजन कर रहे थे। तो हमने जिसको विभाजित किया वो 3 भागों में किया, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। समझ में आया? इस आधार पे क्या है? इनको मानवों के विकास के आधार पे हमने इसको क्या किया? 3 भागों में विभाजित किया। पाषाण काल के अंदर सबसे पहला काल है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल मतलब आदि मानव का काल, या जैसे आदिम मानव भी कहा जाता है, आम भाषा में हम बोलते हैं आदि मानव का काल। वास्तविकता क्या है? आदिम मानव का काल था पुरापाषाण। सबसे पहला, पुरा मतलब पुराना, पुरा मतलब पुराना, तो सबसे पुराना काल जब शुरुआती दौर था तो उस टाइम पे कौन सा काल चल रहा था? पुरापाषाण काल चल रहा था, जिसमें जो मानव थे वो कौन सी प्रवृत्ति के थे? आदि मानव लोग थे। और यहाँ पे आदि मानव जो थे पत्थरों के औजार बनाते थे। क्या बनाते थे? पत्थरों के जो औजार बनाए गए उनके द्वारा वो बहुत ही बड़े बड़े साइज के, मतलब कुल्हाड़ी देख लो, कुल्हाड़ी भी आप उनके देखो बहुत बड़ी होती थी। बड़े औजार बनाए गए, किसके बने? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल के अंदर हमें पता है कि पत्थरों का उपयोग होना है। अब यदि पत्थरों का उपयोग हो रहा है तो पत्थर के औजार बनेंगे। पत्थर के औजार बन रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनाया उन्होंने? कुल्हाड़ी बनाई। क्या बनाई? कुल्हाड़ी बनाई, जो आकार में बहुत ही बड़ी थी। क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था, औजारों का ज्ञान नहीं था, उन्हें चीरने फाड़ने के लिए जो चीजों की आवश्यकता लगी उन्होंने पत्थरों से वो चीजें बनाते गए। तो ऐसे बनाए तो उन्होंने पत्थरों के औजार तो बनाए, लेकिन वो पत्थरों के औजार क्या थे? बड़े हुआ करते थे। दूसरा, ये आदि मानव का काल है। तीसरा, यहाँ पे खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। मतलब से ये समझ लो कि आप इनको भूख लगी, एक तो ये स्थायी निवासी तो थे ही, यहाँ से चले थोड़ी दूर पे भूख लगी, वहीं पे रात गुजारी, खाना बनाया। अच्छा, खाना बनाने के लिए ये कोई आपकी खोज तो हुई नहीं थी, आपकी खोज इन्होंने की है। किसने की है? पुरापाषाण काल में जो आदि मानव लोग थे उन्होंने की है आपकी खोज। आपकी खोज का ऐसा माना जाता है कि एक पहाड़ पे से पत्थर गिरा, वो दूसरे पत्थर से टकराया, उनके बीच में चिंगारी लगने से वहां नीचे लगे जो घास फूस थी सूखी, उनमें आग लग गई। उनमें आग लगने की वजह से उन्होंने देखा ये हो क्या रहा है। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें समझ में आया कि पत्थर से पत्थर टकराए तो कुछ उत्पन्न हो रही चिंगारी जैसी। तो फिर ये क्या करे? पत्थर से पत्थर को ऐसे रगड़ने लगे तो उन्हें चिंगारी मिली। तो चिंगारी से वहां माना जाता है कि आपकी खोज कहाँ पे हुई है? पुरापाषाण काल में हुई है। और खाने के लिए क्या करते थे? कुछ भी खा लेते, मतलब भूख लगी, पत्थर का सिर काट दिया, अंदर के हाथ काट दिए, कुछ भी जीव जंतु कुछ भी मिला ये खा लेते थे। ना ही एक जगह रुकते थे, बस आगे बढ़ते गए, भूख लगी, खाते गए, बढ़ते गए।
मतलब एक ही काम था, खाना पीना। ठीक है, और इसके अंत में पूरा पाषाण काल का जब अंत चल रहा था तो अंत में चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। चित्रकारी के साक्ष्य मतलब कुछ इन्होंने चित्रकारी भी की है, जैसे हाथी का ऐसा जरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाथी का जो सूंड है, सिर है, वो बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे बनाने की, बस इतना ही मिला है। अच्छा, ये पाषाण काल कहाँ पे बस रहा था? इन क्षेत्रों में, मतलब कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, थार का क्षेत्र मतलब राजस्थान वाला, थार मरुस्थल, थार का क्षेत्र हो गया। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका है राजस्थान में, मतलब सॉरी रायसेन में। कहाँ पे है भीमबेटका? रायसेन में। इसके बाद मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे आदिम मानव क्या हो रहे थे? विकसित हो रहे थे। पूरा पाषाण काल यहाँ पे चल रहा था। अब ये पूरा पाषाण की अवधि थी कब से कब? पाषाण काल का मैंने बोला 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक चल रहा था। तो उसमें से पूरा पाषाण की अवधि थी वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व तक। कब तक चली थी अवधि? 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व तक चली थी इसकी अवधि, पूरा पाषाण की। मतलब इसे बोला जाता है कि सबसे बड़ा काल था, मतलब इतिहासकारों के द्वारा बोला गया। और देखो आप 25 लाख ईसा पूर्व से 8 लाख ईसा पूर्व, मतलब लाखों में अंतर आया है। कितने में आया है? आप तो वर्षों में बोलते हो, शताब्दियों में बोलते हो, लेकिन शताब्दी भी किसमें चल रही है? लाखों में चल रही है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व तक की अवधि पूरा पाषाण काल के द्वारा तय की गई है। मतलब ये पूरा पाषाण काल सबसे लंबा काल था। 25 लाख ईसा पूर्व से आप 8000 ईसा पूर्व में आ गए। उसके बाद 8000 ईसा पूर्व से 2500 तक आने पे कितनी अवधि? कम ही है, मतलब कुछ सालों का वक्त है, लेकिन 25 लाख बहुत बड़ी होती है। तो 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व तक का जो सफर था वो पूरा पाषाण काल ने तय किया। इसके 4 क्षेत्र पाए गए थे। कश्मीर हो गया, थार हो गया, थार मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र, भीमबेटका मतलब रायसेन, और मिर्जापुर मतलब यूपी वाला। अब पूरा पाषाण के बाद जब ये थोड़े से विकसित होने लगे तो उसे हमने रख दिया मध्य पाषाण काल की कैटेगरी में। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व पे ये खत्म हुआ था पूरा पाषाण। वहीं से 8000 ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक की अवधि को माना जाता है किसका? मध्य पाषाण काल का। मतलब ये वही आदि मानव लोग हैं जो थोड़ा सा आगे जगह कर रहे थे, विकास कर रहे थे। तो इन्होंने जो विकास किए वो देखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंदर जो पशुपालन थे, पशुपालन की शुरुआत मानी गई है। एक कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से, कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? मध्य पाषाण काल में। और ये कहाँ पे है? जो अपना क्या बोलते हैं बागौर है। बागौर कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के बागौर में कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पे कुत्तों को भी पाला गया है। क्या किया गया है? कुत्ते को पाला गया है। दूसरा, यहाँ पे पूरा पाषाण काल में जब हम पत्थरों के औजार बना रहे थे तो हमें पता है वो बहुत बड़े बड़े औजार थे। क्या कि पूरा पाषाण के अंदर बहुत कुल्हाड़ी बन रही है, तो बड़ी बन रही है, बड़े आकार की बन रही है, जिसमें कोई धार है ना कुछ है, बस तोड़ने फोड़ने काटने के लिए हम बना रहे हैं। लेकिन जब मध्य पाषाण आया तो यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत के बाद यहाँ पे जो औजार बनाए गए उनका आकार छोटा हो गया। हल्का सा उनका रूपरेखा देखोगे तो आपको कुल्हाड़ी की तरह वो दिखने लगे। लेकिन अभी भी वो लोहे की नहीं थी। मैंने कहीं पे भी उपयोग नहीं किया कि लोहे का प्रयोग हुआ है। किस चीज की बन रही है कुल्हाड़ी? किस चीज की बन रही है? पत्थरों की कुल्हाड़ी बन रही है, क्योंकि हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पाषाण काल के अंदर हमें पता है सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया जाना है। तो यहाँ छोटे छोटे औजार बने, पत्थरों के बने। उसके बाद ये जो मध्य पाषाण काल है ये हमें देखने कहाँ मिला? तो इसके प्रमुख स्थल देखे गए। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, बिहार का मुंगेर क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि मध्य पाषाण काल की जो अवधि थी वो इन क्षेत्रों में देखने मिली, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंगेर के अंदर। समझ में आया ना? अगला आता है नव पाषाण काल। ये मध्य पाषाण के लोग थोड़ा सा विकसित हुए, जानकारी मिली, यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हुई। फिर आगे आगे उन्होंने जानना शुरू किया कि ये पशुपालन है, ये सब क्या होता है, इससे होगा क्या। तो मध्य पाषाण की अवधि जब खत्म हुई 4000 ईसा पूर्व से लेके, तो 4000 ईसा पूर्व से नव पाषाण की अवधि चालू हुई। किसकी हुई? नव पाषाण काल की अवधि चालू हुई। और 4000 ईसा पूर्व से कब तक चलेगी? 2500 ईसा पूर्व तक। कब तक चलेगी? 2500 ईसा पूर्व तक चलेगी। इसकी नव पाषाण काल की अवधि चलेगी 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल चल रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल की अवधि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व चल रही थी।
तो अंत नवपाषाण के अंत होने वाला है, तो यहाँ पे 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक चलेगी। अब यहाँ पे नवपाषाण, नव मतलब नया युग, नव मतलब क्या होता है नया युग। तो नवपाषाण काल की जो शुरुआत हुई, यहाँ पे सिर्फ पशुपालन की शुरुआत तो देखी गई थी, कुत्ते को पाला गया था, लेकिन आगे चल के यहाँ पशुपालन अच्छे से होने लगा। मतलब खेतीबाड़ी करने लगे लोग, पशुपालन करने लगे, खाद का उपयोग करने लगे, और एक जगह उन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया, ये घर बना लिए, बस्तियां बना ली। हालांकि बस्तियां तो नहीं बनाई थी, लेकिन निवास हो गए कि अब ऐसा नहीं है कि आज रात यहाँ रुके, कल रात वहां रुकेंगे, वहां दिन जाकर देखेंगे खाने की कुछ व्यवस्था है कि नहीं। तो इन्होंने एक स्थायी निवास किया, वहां पे खेतीबाड़ी करने लगे, पशुपालन करने लगे, एक समाज बस्ती बनाई कि भैया आप जितने भी लोग हो, साथ में आने वाले जितने भी लोग हैं हमारे साथ यही पे रुके हैं, सब रुके हैं, खाना पीना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगला इसकी खास बात है पहिए का आविष्कार। इस नवपाषाण काल के अंदर पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? पहिया। पहिया मतलब समझते हो बैलगाड़ी होती है उस प्रकार का। तो पहिए का आविष्कार, पहिया लेकिन वो था कौन सा? आज भी पत्थर से ही बना हुआ। इसके अंदर प्रमुख स्थल देखिए कहां कहां भैया? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे है? मेहरगढ़ कहां पे है? मेहरगढ़ आता है पाकिस्तान और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? पाकिस्तान और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, जहां पे गेहूं और जौ की खेती की गई। क्या की गई? गेहूं और जौ की खेती की। गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अगला है कोल्डेवा। कोल्डेवा के अंदर चावल, कोल्डेवा कहां है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे माना गया है चावल के साक्ष्य पाए गए, तो चावल की खेती भी ये लोग क्या करने लगे थे। अगला है चिरौद बिहार। चिरौद के अंदर हड्डियों के औजार भी मिले हैं, मतलब इन्होंने कुछ हथियार बनाए हड्डियों के। मतलब यहाँ पे एक तो पत्थरों का काल चल रहा है, पत्थरों के अलावा यहाँ पे कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हड्डियों के औजार भी इनके द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? नवपाषाण काल में रहने वाले लोगों के द्वारा चिरौद में इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला आता है ताम्रकाल। ताम्रकाल ये तो हो गया पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में पढ़ लिया हमने। इसके बाद आता है ताम्रकाल। ताम्रकाल मतलब तांबे का काल। तांबे का काल चला 3000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक। इसमें हुआ क्या बदलाव? क्या है? ये वही लोग नवपाषाण काल के जो लोग थे वो और विकास होकर आगे बढ़ने लगे और उनको आ गया ताम्रकाल की कैटेगरी में रखा गया। ताम्रकाल में हुआ ये कि अभी तक जो पत्थरों के औजारों का उपयोग कर रहे थे, अब ये तांबे की चीजों का उपयोग भी करने लगे, इसलिए इसे बोला गया ताम्रकाल। अवधि है ये 3000 से 2000, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी यही सब लोग थोड़ा सा विकास होने लगा, पशुपालन, खेती, कृषि सब कॉमन चीजें हैं ताम्रकाल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अब आते हैं आगे ऐतिहासिक काल, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। समझा है? ये हमारी आज की पहली क्लास थी प्राचीन भारत की, जिसमें हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम आगे ऐतिहासिक काल की हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता, ये सारी चीजें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।